बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 9th का बायोलॉजी, जो कि आपका लेक्चर नंबर 10 है। इस टॉपिक का नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सेकंड चैप्टर आपने स्टार्ट कर लिया है। एक चैप्टर आपका हो चुका है, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे साइंटिफिक नॉलेज डिराइव किया जाता है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, यानी कैसे साइंटिफिक नॉलेज गेट किया जाता है, डिराइव किया जाता है। और दूसरी बात, आप क्या इसमें सीखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ये दो जो चीजें हैं, यानी जो डेरिवेशन है साइंटिफिक नॉलेज की, और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस, इसको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले हम करने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड, और उसके अंडर हम करेंगे बायोलॉजिकल मेथड। साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए एक साइंटिस्ट जो स्टेप्स एडॉप्ट करता है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और ऐसे स्टेप्स जो एक बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। यानी वो स्टेप्स जो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि रिलेट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको सॉल्व करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। देखिए कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो किन स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। सबसे जो पहला स्टेप है इसमें, वो है रिकॉग्निशन of biological problem. Number 1, recognition of biological problem. Second, हम पहले इसको 1 by 1 लिख लेते हैं, तमाम स्टेप्स के नेम, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। मेकिंग observation. Third, making hypothesis. 4, drawing deduction. Number 5, doing experiments or experimentation. And the 6th last one is summarizing and reporting the results. First जो स्टेप है वो है recognition of biological problem। यानी इसका मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें जो मसला है, जो हमें सॉल्व करना है, वो है क्या। यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते किसे हैं, ऐसा प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। ये प्रॉब्लम या तो बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाता है, या किसी और से पूछा जाता है। यानी या तो कोई और पूछता है
या उसके माइंड में खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन पहली बात क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, कौन सा मसला दरपेश है जिसके लिए हम बायोलॉजिकल मेथड यूटिलाइज करें। दूसरा स्टेप जो है वो है मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात करना। बायोलॉजिस्ट जो प्रॉब्लम दरपेश है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उसने सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड जो है वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस करता है। ऑब्जर्वेशंस करने के लिए वो क्या यूज करता है, अपनी 5 सेंसेस को यूज करता है। इसके अलावा वो जो प्रीवियस रिसर्च होती है या प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसी प्रॉब्लम पे या इससे रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम्स पे, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको भी वो सामने रखता है। इस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशंस करता है। नंबर 3 जो है वो है मेकिंग हाइपोथेसिस। अब ये क्या है, हाइपोथेसिस एक राय होती है। जब बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशंस कर चुकता है तो दूसरा स्टेप ये होता है कि उनको ऑर्गेनाइज करता है। जब उनको ऑर्गेनाइज कर चुकता है तो उसके ऊपर सोचता है और उनको सामने रखते हुए एक स्टेटमेंट देता है। ठीक है, ही गिव्स अ स्टेटमेंट जो कि उसके प्रॉब्लम का आंसर हो सकती है। मे प्रूफ आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है मे, यानी प्रॉब्लम का आंसर हो भी सकता है, कि जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम का आंसर देगा। या ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू भी हो सकता है और ये फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं। और हाइपोथेसिस यानी जो बायोलॉजिस्ट है वो एक अपनी राय दे रहा है, ठीक है ना। वो राय ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो ये जो टेंटेटिव आंसर है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। टेंटेटिव मीन्स नॉट सर्टेन और फिक्स्ड, यानी जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत श्योरिटी हो, ये रॉन्ग भी हो सकता है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि एक हाइपोथेसिस में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। एक हाइपोथेसिस में फॉलोइंग कैरेक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1, इट इज अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट। Number 2, it should be according to the observations or matches with the observation, यानी जो observations की हैं उसी के मुताबिक ये राय बायोलॉजिस्ट दे सकते हैं। Matches with the observations, matches with the observations। नंबर 3, राय ऐसी होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए हाइपोथेसिस की कि इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सके। इट शुड बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, कि यानी अगर हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट इसके मुताबिक रिजल्ट ना आए तो देयर शुड बी अ वे टू डिसप्रूव इट। देयर शुड बी अ वे टू डिसप्रूव इट। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है
एक हाइपोथेसिस में मौजूद होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप बायोलॉजिकल मेथड में आता है ड्राइंग डिडक्शन। डिडक्शन क्या है कि लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ hypothesis are called deductions. Logical means meaningful, यानी जिसका कोई मीनिंग हो, लॉजिक हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिडक्शन कहते हैं। जो बायोलॉजिस्ट है वो एज्यूम करता है, he assumes if a hypothesis is true, then what might be the result? Then what might be the result? यानी अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो इससे क्या नतीजा मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये है डिडक्शन। यानी डिडक्शन में फोकस जो है वो दो चीजों पे है, एक इफ और दूसरा देन। ये इसमें दो लॉजिक्स यूज करते हैं, इफ एंड देन। जैसे आप एक एग्जांपल लें कि अगर आप एक हाइपोथेसिस लेते हैं, all plant cells have a nucleus। ये है आपका हाइपोथेसिस। अब जो प्लांट्स हैं वो बहुत से हैं, हर प्लांट का हर सेल चेक करना कि उसमें न्यूक्लियस है या उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसी से एक डिडक्शन बना ली जाती है कि इफ ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, देन देयर आर प्रेजेंट न्यूक्लियाई in all cells of a blade of a grass। अगर तमाम प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है तो जो ब्लेड है, ग्रास का पत्ता जो है उसे ब्लेड कहते हैं, तो उसके तमाम सेल्स में भी न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। ये इसकी एग्जांपल में रखें। नेक्स्ट स्टेप जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन जो है, इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप, मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, जो सबसे बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन से या एक्सपेरिमेंट करके हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट किया जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है। जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में जो हाइपोथेसिस जो उस पर पूरा आ जाता है, जो हाइपोथेसिस के मुताबिक रिजल्ट देता है, वो जो है उस हाइपोथेसिस को ट्रू और दूसरे जो हाइपोथेसिस होते हैं उनको इनकरेक्ट साबित कर देता है। इस तरह से जिसका रिजल्ट जो है एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हाइपोथेसिस के मुताबिक आता है वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बाकी हाइपोथेसिस जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाता है उसके मुताबिक मजीद डिडक्शंस बनाई जाती हैं
और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जाते हैं ताकि जो हाइपोथेसिस था वो मजीद श्योर हो जाए और कंफर्म हो जाए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है उसमें दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। अब कंट्रोल है क्या, उसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। कंट्रोल इज अ नॉन measure to which scientists compare their results। यानी कंट्रोल क्या है, ऑलरेडी रिजल्ट इसका नॉन होता है। जैसे एक आइडियल एक तरह से कंडीशन है कि जिसका ऑलरेडी रिजल्ट नॉन है तो उसको हम कंट्रोल कह देते हैं। यानी और उस कंट्रोल से साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपने रिजल्ट जो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उससे कंपेयर करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में लें, अगर आपने ये देखना है, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप इसमें दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक बनाते हैं कंट्रोल ग्रुप। तो आप इसमें दो एक जैसे प्लांट्स लेते हैं, उनको बाकी जो है ना वो तमाम रिक्वायरमेंट्स देते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, इसमें भी ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट है और उसमें आप देखिए इसको प्रोवाइड आप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल में, वाटर भी दे रहे हैं, लाइट भी दे रहे हैं, क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद है, ऑलरेडी वो ग्रीन है तो क्लोरोफिल भी मौजूद है। ठीक है, ये तमाम कंडीशंस इसको प्रोवाइडेड है। और लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी थी वो इसको प्रोवाइड नहीं की, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में उसको वाटर भी मिल रहा है, उसको लाइट भी मिल रही है, उसके पास क्लोरोफिल ऑलरेडी है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी कैसे शो होगी कि जब फोटोसिंथेसिस कंट्रोल ग्रुप में हो जाएगी लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं होगी। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट में हमने कंपेयर किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रिजल्ट को कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट के साथ। लास्ट जो स्टेप है जो हम करने जा रहे हैं वो है समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। जब एक्सपेरिमेंट कर चुकते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा को स्टैटिस्टिकली जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। इस तरीके से फिर जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा जो है उसको पब्लिश किया जाता है साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स में, ताकि बाद में आने वाले जो लोग हैं वो इससे फायदा उठा सके। ये था बायोलॉजिकल मेथड और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम अपना लेक्चर भी एंड करते हैं।